मुंबई के भिवंडी में एक कोरोना मरीज ने अस्पताल की छठी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुकामी पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मरीज को 17 जुलाई को अस्पताल में दाखिल कराया गया था और इसका इलाज जारी था। ख्याल है कि मुंबई से मुलाकात थाना जिला भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर और थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कोरोना मुतासरा मरीजों को भिवंडी के कसीरुल मंजिला इमारत टाटा अमांत्रा कोविड और क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे अनवारुल हक के पास, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। अनवारुल हक, भिवंडी से एक खबर आ रही है, एक कोरोना मुतासरा शख्स था जिसने खुदकुशी कर ली है बिल्डिंग से छलांग लगाकर। क्या है पूरा मामला? अनवारुल हक, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो राजन, एक बार फिर आपको बता दें कि तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुंबई के भिवंडी की तस्वीर है जहां एक कोरोना मरीज ने अस्पताल की छठी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। मुकामी पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। तफ्तीश इस वक्त जारी है। मरीज को 17 जुलाई को अस्पताल में दाखिल कराया गया था, इसका इलाज जारी था। ख्याल है कि मुंबई से मुल्का थाना जिला भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर और थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कोरोना मुतासरा मरीजों को भिवंडी के इस कसीरुल मंजिला इमारत टाटा अमांत्रा कोविड और क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है। ये मरीज छठी मंजिल पर था जहां से कूदकर इसने खुदकुशी कर ली है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अनवारुल हक से, जो इस वक्त एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनवारुल हक, खबर आ रही है भिवंडी से जहां पर एक कोरोना मुतासिरा ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी है, खुदकुशी कर ली है। क्या है पूरा मामला? जी, ये एक क्वारंटाइन सेंटर टाटा की इमारत है जो भिवंडी और कल्याण नाके जंक्शन पर बहुत बड़ी इमारत है। तो जब मरीज ज्यादा हो गए भिवंडी और कल्याण में, इलाज के लिए जगह नहीं थी, तो उस इमारत को कारपोरेशन ने खाली करवा के उसको पूरी तरह से अस्पताल बना दिया। लेकिन अस्पताल तो बनाया गया, पूरे जिला भर से इसमें मरीज आते हैं। थाना है, भिवंडी है, कल्याण है, उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर और मुंबई से भी आते हैं। लेकिन कल अचानक यहाँ पर एक खबर सुनने में आई, जो वो 43 साल का एक शख्स था, प्रशांत अंबेकर, जो कि डोंबिवली में रहते थे और ये 17 जुलाई से यहाँ पर जेरे इलाज थे। लेकिन ये पता नहीं क्यों कल बहुत दिल बर्दाश्ता हो चुके थे और 2-3 मरतबा इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। पहले इन्होंने दोपहर में ही अपने कमरे में जाकर इलेक्ट्रिक वायर से फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद वार्ड बॉय ने देख लिया और उसने उनको उतार लिया। फिर उसके बाद जब शाम को उनको 9वीं मंजिला से नीचे ला रहे थे कि ये खुदकुशी क्यों की है, इनको अलग से रखा जाए, तो सिक्योरिटी एहलकारान को चकमा देकर उसने 6ठी मंजिला से छलांग लगा दी जाकर, जहाँ के ग्रिल नहीं थी, ओपन विंडो था। और क्यों ये हादसा, इन्होंने क्यों ऐसे खुदकुशी की, ये कौन गांव पुलिस है कल्याण की, वो इसकी पंचनामा करके। बिल्कुल अनवारुल हक, एक चीज जानना चाहें, क्या उनके घर वालों से कोई बात हुई है, उनसे कोई राब्ता हो पा रहा है? खुदकुशी की क्या वजह है, क्या किस वजह से ये टेंशन में था, क्यों परेशान था? क्या इलाज वगैरह वहां पर अच्छा नहीं हो रहा था या सहूलियात अच्छी नहीं थी या कुछ डरा हुआ था? कुछ इस ताल्लुक से जानकारी मिल पा रही है? जी, उनके दूसरे साथियों से मिली, घर वालों से नहीं, लेकिन उनके दूसरे साथियों का कहना है कि इनको कोरोना पॉजिटिव आया था मगर इनके अंदर कोई अलामत नहीं थी, ये बिल्कुल नॉर्मल थे और खुद कह रहे थे कि मुझे कोरोना नहीं हुआ, मुझे जबरदस्ती अस्पताल मत डालो, मुझे वापस से टेस्ट करा लो। तो उस हिसाब से इनको शायद कुछ दिल में वो थी और जहनी तौर पर बहुत रंजिश में थे और इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन यहाँ पे आजम भाई आपको बता दें कि ये कोई पहला वाकया नहीं। इस इमारत से एक शख्स चेंबूर का था, वो भी खुदकुशी कर चुका है यहाँ पे। उससे पहले एक मरीज था जो जिसे एडमिट किया गया और वो पुलिस वालों को चकमा देकर भाग गया। तो कल लगातार इस इमारत से टाटा क्वारंटाइन सेंटर की जो कल्याण भिवंडी पर है, इस इमारत से ये तीसरा वाकया कल पेश आया, 2 खुदकुशी का और एक मरीज के फरार होने का। तो कोनगांव पुलिस इसकी जो है खुसूसी जांच कर रही है कि आखिर यहाँ पे क्या वजह है, क्या तकलीफ दी जा रही है या इलाज बराबर नहीं हो रहा है, क्या वजह, इस वजह से ये इसकी जांच बैठाई गई इस पर। चलिए अनवर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट पर आज सुबह पूजा पाठ के लिए लोग जमा हुए। इज्तिमाई पूजा के दौरान कम ही लोग मास्क पहने दिखाई दिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। देवी पूजा समाज की जानिब से आबा अजदाद की याद में अमावस के दिन इस पूजा का इनेकाद किया जाता है। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से हटाया गया।
राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस के बागी असेंबली मेंबरान की अर्दाश्त पर समाअत जारी है। अभिषेक मनु सिंघवी बहस को आगे बढ़ाएंगे। सचिन पायलट और उनके 18 हामी अरकान असेंबली को 20 जुलाई तक यानी आज तक की राहत मिली है। राजस्थान असेंबली के स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से जारी नोटिस पर फिलहाल 20 जुलाई तक रोक लगी हुई है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरबाज अहमद से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरबाज, राजस्थान हाईकोर्ट में इस वक्त जो बागी एमएलएज है उनको लेकर सुनवाई शुरू हो गई, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? तो नाज़रीन एक बार फिर बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट में कांग्रेस के बागी असेंबली मेंबरान की अर्दाश्त पर समाअत जारी। अभिषेक मनु सिंघवी बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। सचिन पायलट और उनके 18 हामी अरकान असेंबली को 20 जुलाई तक राहत मिल गई, यानी आज तक राहत मिल गई। राजस्थान असेंबली के स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से जारी नोटिस पर फिलहाल आज तक के लिए रोक लगी हुई है। राजस्थान में सियासी खेल अभी भी जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस के बागी असेंबली मेंबरान की अर्दाश्त पर समाअत इस वक्त जारी है। राजस्थान में कांग्रेस दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस को आगे बढ़ाया। सचिन पायलट और उनके 18 हामी अरकान असेंबली को 20 जुलाई तक यानी आज तक के लिए राहत मिली हुई है। राजस्थान असेंबली के स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से जारी नोटिस पर फिलहाल 20 जुलाई तक के लिए रोक लगी हुई है। तो राजस्थान में सियासी पारा ऊपर उठता हुआ नज़र आ रहा है। इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रोल नज़र आ रहा है। कांग्रेस का जो इल्ज़ाम है उस तरह से अगर देखा जाए तो राजस्थान हाई कोर्ट में बागी असेंबली मेंबरान के अर्दाश्त पर इस वक्त समाअत जारी है। अभिषेक मनु सिंघवी बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं सचिन पायलट और उनके 18 हामी अरकान असेंबली को आज तक के लिए राहत मिली हुई है। राजस्थान असेंबली के स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से जारी नोटिस पर फिलहाल 20 जुलाई यानी आज तक के लिए रोक लग गई है और इस वक्त सुनवाई का भी अमल जारी है। तो लगातार हम इस वक्त राजस्थान की तरफ से अपडेट आपको दे रहे हैं। हमारे साथ अरबाज एक बार फिर जुड़ गए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में अरबाज सुनवाई का आगाज हो चुका है, क्या आप वहां पर मौजूद हैं? क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट में जो सुनवाई का प्रोसेस जारी है, 10 बजे सुनवाई शुरू हो गई थी। करीब करीब 1 घंटा पूरा हो चुका है और जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट में अपनी दलीलें रखना शुरू कर चुके हैं। जो कि चीफ जस्टिस हैं राजस्थान के, जस्टिस महांती, उनके साथ में जज हैं जस्टिस प्रकाश गुप्ता। इनकी डिवीजन बेंच पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। करीब 1 घंटे से वो तमाम ऐसी दलीलें जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल 10 का क्लोज है, 10 उसमें 21A, उस क्लोज को लेकर के बातचीत की जा रही है। जो हरीश साल्वे ने उसको खारिज करने की कोशिश की थी कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसकी वजह से इसके दायरे में जो नोटिस है वो वैलिड नहीं है। ये जो पिटिशनर है उसकी तरफ से वकालत करते हुए हरीश साल्वे ने कहा था। आज जो राजस्थान विधानसभा है उसकी तरफ से अपनी बात रखते हुए जो अभिषेक मनु सिंघवी है वो तमाम ऐसे ताज़ा रेफरेंसेस, ऐसे फैसले अदालत में रख रहे हैं जिनमें ये बात कही गई है कि जो शेड्यूल 10 का क्लोज 21A है उसको वैलिड माना गया है। जो दल बदल के काम किए गए हैं जिसमें ऐसे विधायकों की विधायकी रद्द की गई है, उनकी सदस्यता खारिज की गई है, उन तमाम फैसलों का यहाँ पर रेफरेंस दिया है। फिलहाल दलीलें रखना जारी है क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट में ये सुनवाई एक तरफ जारी है। दूसरी तरफ एक बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं कि राजस्थान की जो एसओजी है उसने सेंट्रल जो मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको एक नोटिस जारी किया है। उनसे पूछताछ के लिए वक्त मांगा है। दिल्ली उनके आवास पर ये नोटिस जारी किया है क्योंकि वॉइस सैंपलिंग की बातचीत की जा रही थी। ऐसे तमाम एमएलए जो कि बागी बने हुए हैं उनके सैंपलिंग के लिए भी गई हुई थी। जो नया नोटिस आया उसमें सेंट्रल मिनिस्टर का नाम आना और उसको ऑफिशियल नोटिस दिया जाना अपने आप में बड़ी घटना है। जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं जो कि राजस्थान के जोधपुर से ताल्लुक रखते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको लेकर के ये तमाम कवायद की जा रही है, नोटिस दी गई है। पहले भी गजेंद्र सिंह शेखावत इस पूरे मामले में अपनी आवाज़ उस ऑडियो क्लिप में होने से इनकार कर चुके हैं जिसको वायरल करके ये दावा किया जा रहा था कि इसमें खरीद फरोख्त की बातचीत की जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। उन्होंने अभी भी कहा है कि इस पूरे मामले में जितना हो सकेगा वो
जो कार्रवाई है एसओजी की उसमें अपनी मदद करेंगे, चाहे वॉइस सैंपलिंग की जरूरत हो चाहे कोई भी जरूरत हो, उसमें आगे आकर के मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। एक तरफ एसओजी का नोटिस पूरी सियासत को नया रंग दे चुका है, दूसरी तरफ अदालत में हो रही सुनवाई के ऊपर सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि अदालत जो भी फैसला देगी उसके बाद चाहे वो पायलट खेमा हो चाहे गहलोत खेमा हो, दोनों खेमों की जो नई रणनीति है वो तय की जाएगी। क्योंकि सियासत में देखिए आजम, जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है बिल्कुल बिल्कुल। और बात एक चीज और जानना चाहेंगे, सचिन पायलट लगातार ये कहते रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद क्या कांग्रेस में भी इनका गुजारा इतना आसान होगा? देखिए, कांग्रेस में गुजारा और कांग्रेस में वजूद तो पूरी तरह से सचिन पायलट का अगर देखा जाए ताजा हालात हैं, खत्म हो चुका है। कहीं भी आप अगर राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, सूबे के सदर की हैसियत से अगर आपको हटा दिया गया है, आपको जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से हटा दिया गया, मतलब आपके लिए कोई पोजीशन बची नहीं है। बेहतरी इसमें होती है कि आप राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन अशोक गहलोत को सेंट्रल जो आला कमान है उसने मजबूती दे दी है। तो इन हालात के अंदर जाहिर सी बात है कि उन्हें बेहतर कोई पोस्ट मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसी सिचुएशन में फिलहाल वो नई तीसरा जो फ्रंट है बनाने की तैयारी में जुटे थे, ऐसी बात की गई थी। अभी तक ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से रिलीज नहीं किया गया है। ना तो उन्होंने ऑफिशियली ये कहा है कि मैं पार्टी के खिलाफ हूं, ना ऑफिशियली उन्होंने ये कहा है कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। एक खामोशी अख्तियार की हुई है जिसमें जो नए नए कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। बहुत सी खबरें जो सचिन पायलट के खेमे में चुपचाप एक शिगुफे की तरह छोड़ दी जाती है, ऑफिशियली वो अगर देखा जाए तो पूरी तरह से खामोश बने हुए हैं। क्योंकि अदालत के फैसले का जो रुख आएगा उसके बाद बहुत सी सियासी जो देखा जाए तो नई चालें चली जाएंगी। उन चालों के इंतजार में अभी बहुत सी खामोशी अख्तियार की हुई है। फिलहाल जो इंतजार करना पड़ेगा हाईकोर्ट के फैसले पर है, डिवीजन बेंच हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है उसका इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के भैरव मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम है, गाड़ियां सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ी है। दरअसल रिंग रोड पर आईपी डिपो के नजदीक सड़क पर रुकावट खड़ी की गई, जिसकी वजह से भैरव मार्ग पर भारी ट्रैफिक है। हमारे नुमाइंदे सुशील ने सूरत हाल का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली में इस समय हम भैरव मार्ग पर खड़े हैं और ये फिलहाल आईटीओ वाली सीधी रोड है। आप देख सकते हैं जो गाड़ियों की लंबी कतार है वो आपको देखने को मिलेगी। वजह इसकी ये है कि यहाँ पर फिलहाल कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है और आईपी एक्सटेंशन की तरफ जो रोड जा रही है उस रोड को फिलहाल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर दिया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस के काम की वजह से फिलहाल रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से फिलहाल इस पूरे रिंग रोड पर गाड़ियों की लंबी तादाद देखने को मिल रही है। लंबा गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से साफ तौर से ये बताया गया है कि जो कंस्ट्रक्शंस का काम है वो चल रहा है और इसी वजह से ये पूरा रिंग रोड है वो पूरा जाम है। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि चूंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए यहाँ पर इस साइड से आने वाले तमाम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस आवर है, ऑफिस का टाइम है और इसीलिए यहाँ पर लोगों का गाड़ियों का लंबा कतार आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पूरा कंस्ट्रक्शन काम जो है वो प्रगति मैदान के साइड में अगर आप हाईकोर्ट की तरफ जाते हैं तो उधर भी आपको मिलेगा और अगर आप सीधे जाने की कोशिश करते हैं तो वो रोड बंद होने की वजह से तमाम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि लंबी गाड़ियों की जो कतार है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसी कतार में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो ऑफिस भी जा रहे हैं, लेकिन रास्ता बंद हो जाने की वजह से तमाम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए ये पूरा जो कंस्ट्रक्शंस है उसकी वजह से ट्रैफिक अलर्ट भी जारी किया गया है कि चूंकि कंस्ट्रक्शंस चल रहा है लिहाजा जो आवाजाही है उसको मोड़ दिया गया है और इसी वजह से तमाम जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो लोग हैं वो इस टाइम अपने ऑफिसेस भी जा रहे हैं, लेकिन चूंकि रास्ता बंद हो जाने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल ये गाड़ियों की जो लंबी कतार है वो बहुत ज़्यादा दूर तक है, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक पुलिस के तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो मौके पर हैं और वो फिलहाल इन तमाम काफिले को रोकने के लिए फिलहाल डाइवर्जेंस कर रहे हैं, गाड़ियों को मोड़ा जा रहा है। लेकिन ये कतार जो है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी, चूँकि रास्ता बंद हो जाने की वजह से, ऑफिस टाइम हो जाने की वजह से यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार है और इसीलिए
तमाम जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें विकास दुबे को लगी हैं 3 गोलियां और इसका इसमें तस्करा किया गया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि विकास दुबे के जिस्म पर 10 जख्म पाए गए। दूसरी तरफ विकास दुबे का करीबी जयकांत वाजपेयी फिर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कानपुर में विकास दुबे के साथियों का पोस्टर चस्पा किया गया है। पुरानी दिल्ली के इलाके हौस काजी में वाक़े मुबारक बेगम मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। बिजली गिरने की वजह से 200 साला कदीम मस्जिद का गुंबद मुनहदिम हो गया है। मुबारक बेगम मस्जिद का शुमार आसार कदीमा में होता है।